Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Indian economy development. हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था आपके इंडियन इकोनॉमी में. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. ये बहुत ज़्यादा मिला हुआ चैप्टर है किससे, आपके सेकेंड पार्ट से. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट फर्स्ट और ये आप उसके बाद पढ़ोगे. सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि रूरल क्रेडिट क्या होता है, क्या ज़रूरत पड़ती है रूरल क्रेडिट की, लोगों को, फार्मर्स को, क्या करते हैं वो उस पैसे का और क्या क्या सोर्सेज होते हैं. इन दिस पार्ट वी विल अंडरस्टैंड दोज रूरल सोर्सेज. वी विल अंडरस्टैंड कि ये बैंकिंग सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्या इसने बेनिफिशियल किया है और कैसे पूरा रूरल क्रेडिट सिस्टम ने हेल्प किया है रूरल डेवलपमेंट में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग, जब हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा कि रूरल डेवलपमेंट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, तो हमने देखा कि इतने सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होने की वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट को चीज़ें अपनी हैंड में लेनी पड़ेंगी. जब वहाँ पे नाबार्ड आया और नाबार्ड ने अलग अलग चीज़ें क्या की, निकाली और लॉन्च की. आरआरबीज आए, बहुत सारी कोऑपरेटिव्स आए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आए, अलग अलग जगह से क्या होने लगा, रूरल क्रेडिट कम लो रेट में फार्मर्स को और नॉन फार्मर्स को भी मिलने लगा. अब इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि पूरे रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत बढ़ा. क्यों बढ़ा? क्योंकि इंडिया की एज ए नेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. हर जगह जहां हमारे पास बिल्कुल खाने को नहीं होता था, से हम उस स्टॉक पे आ गए कि हमारे पास बफर स्टॉक है, इतनी फूड सिक्योरिटी है. इतनी फूड सिक्योरिटी अगर इंडिया के पास है, मतलब उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई होगी. फेमाइंस जैसी जो बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस होती हैं, इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं, वो सब अब इंडिया में एक पास्ट हिस्ट्री है. अब वो सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं. तो इन ऑल रूरल क्रेडिट ने हेल्प तो बहुत किया है. कैसे हेल्प किया है? Rapid expansion of banking system had a positive impact on rural farm and non-farm output, income and employment. Employment भी बढ़ाई, income भी बढ़ाई और total productivity या output भी बढ़ाया. कैसे बढ़ाया? After the Green Revolution, it helped farmer to avail services and credit facilities and a variety of loans for meeting their production need. जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ये क्रेडिट सिस्टम क्या हो गया, बढ़ गया है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव ओरिएंटेड हो गए हैं अब लोग. अब प्रोडक्टिव ओरिएंटेड बैंकिंग सिस्टम है कि वो सबको लोन देगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टुवर्ड्स क्या कर रहा है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है. तो लोगों के लिए भी इजी हो गया है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद लोन्स लेना. अदर देन दिस, फेमाइन्स हैज बिकम एन इवेंट ऑफ पास्ट. अब कहीं आप ये नहीं सोचते कि क्या हंगर या फेमाइन है. हमेशा इंडिया के पास इतनी फूड सिक्योरिटी होती है कि कोई भूखा ना रहे और सबको क्या हो, एक्सेसिबिलिटी हो फूड की. We have now achieved food security which is reflected in the abundant buffer stock of grains. हमारे पास इतना बफर स्टॉक है कि कभी कोई भी कैलामिटी आए तो हम पूरे इंडिया को फूड एक्सेसिबल करवा सकते हैं. इसीलिए ये तो बहुत क्लियर है कि रूरल क्रेडिट से हमारी जो मेन फोकस था कि इनकम बढ़े, लोगों की नेशनल इनकम बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो हुआ है. रूरल डेवलपमेंट इस लेवल का हुआ है. बट इसमें बहुत सारी दिक्कत थी. जब हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं किसका, रूरल डेवलपमेंट का, तो उस बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स थे. क्या क्या लूप होल्स थे उस बैंकिंग सिस्टम में? सबसे तो पहली चीज ये थी कि अगर आप उस बैंकिंग सिस्टम में देखो तो वहां पे कोलैटरल था. क्या था? कोलैटरल था. किसको पता है कि कोलैटरल क्या होता है? किसको पता है कि कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल का मतलब होता है, अगर मैं आपको कोई लोन दे रही हूँ तो आप उसके बदले अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई शेयर मेरे पास रख पाओगे. जब आप मुझे मेरा पैसा वापस दोगे, मैं आपको आपकी वो जमीन वापस दे दूंगी. तो ये क्या दिक्कत क्रिएट करती थी कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास कुछ रखने ही नहीं है कोलैटरल, या कोई पुअर फार्मर है या मार्जिनल फार्म, मतलब रिच के अलावा अगर कोई भी फार्मर्स हैं तो उनके पास कोई कोलैटरल देने नहीं होता था. और इसलिए ये लोग तो यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम को यूज करने से ही क्या हो जाते थे, बाहर हो जाते थे. इनको यूज करने मिलता ही नहीं था.
ठीक है। सो बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इनवेरिएबली बीन टाइड टू कोलैटरल बिकॉज ऑफ विच लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स आर ऑफन लेफ्ट आउट। तो इस सिचुएशन की वजह से, इस कोलैटरल की वजह से क्या होता था, जिन लोग के पास कुछ गिरवी रखने नहीं होता था वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, लोन नहीं ले पाते थे, अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते थे। तो एक बहुत मेजर ड्रॉबैक जो कि इस बैंकिंग सिस्टम में आया वो क्या था, कोलैटरल था, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें आई। सेकंड था ओइंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। जब भी आप कोई काम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में करते हो या फिर कोई काम गवर्नमेंट या अथॉरिटी के थ्रू होता है तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ के एम्प्लॉयज में थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, थोड़ी सी ज़्यादा ही लीनियंसी होती है, थोड़ी ज़्यादा ही केयरलेसनेस होती है। उसी केयरलेसनेस की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे कोई आपके बैंक से लोन लेकर गया, जब उसकी डेट आई आपको लोन वापस देने की तो आपने कोई प्रेशर नहीं डाला, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और इस चीज़ से क्या हुआ, एक टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जिससे आपने लोन टाइम पे वापस नहीं लिया, तो आप आगे के लोन नहीं दे पाए। तो आपको क्या हुआ, अब आपको हायर इंटरेस्ट रेट में वही लोन देना पड़ा, और जो पूरा प्रोसेस था, जो पूरा पर्पस था क्रेडिट का, रूरल क्रेडिट का, इंस्टीट्यूशन और बैंक्स लाने का, वो क्या हो गया, खराब हो गया। पहले आप लो इंटरेस्ट रेट में दे रहे थे, बट आपको भी अब हाई रेट पे देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने लो इंटरेस्ट रेट वाले वापस नहीं लिए, अब आपके पास लोन आउट करने को अमाउंट कम है, तो आप क्या करोगे, हाई इंटरेस्ट रेट में दोगे। तो यहाँ पे जो बैंक सिस्टम का पर्पस था वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। So government has often shown lack of strictness in the recovery of loans. As a result, the defaulter rate of lenders swells or rise over time. इसके वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे वो प्राइस बढ़ने लगा। वेरी क्लियर, दोनों चीजें समझ आई। पहली क्या दिक्कत थी और दूसरी क्या दिक्कत थी। फर्स्ट दिक्कत तो ये थी कि कोलैटरल था, और सेकंड दिक्कत ये थी कि स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। इसी के बाद जो एक मेजर इशू था वो ये था कि कॉमर्शियल बैंक्स के अलावा कोई भी वो फाइनेंशियल एड देने में सफिशिएंटली काम नहीं कर पाया। सिर्फ एक कॉमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था जिसके थ्रू वो चीज़ की गई। Apart from commercial banks, most financial institutions have failed to develop a culture of thrift. सेविंग इन द फ्यूचर किसी से नहीं हो पाया, जो भी लोन लिया वो पूरा लोन आउट वैल्यू क्या हुआ, यूज हुआ, कुछ भी फ्यूचर पर्पस के लिए यूज नहीं हुआ। अमंग फार्मिंग फैमिलीज, पूरी फार्मिंग फैमिलीज में मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स रिमेन रादर सबसूड। जो भी उनके डिपॉजिट्स थे वो सब क्या हुए, ऐसे ही वर्क इसमें सर्किल में चलते रहे। तो सिर्फ एक कॉमर्शियल बैंक और एसबीआई था जिसकी फाइनेंशियल एड एक्चुअली में क्या हुई, काम आई। कोई भी दिक्कत क्लियर हुआ आपको, क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या पढ़ी हमने, ऐसे याद कर लो। जो बैंक के सबसे बड़े ड्रॉबैक्स थे, या फिर ऐसे बोल दो कि चैलेंजेस थे, या क्या दिक्कत आ रही थी। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी की तरह तीन चीजें याद कर लो। क्या क्या? सबसे पहली चीज क्या थी, कोलैटरल। अगर आप कोलैटरल दोगे तो आधी जनता के पास तो कुछ देने को ही नहीं है, तो आधी जनता तो यहीं से निकल गई। आधे लोग तो यही नहीं कर पाएंगे कि कोलैटरल दे दें। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत आई अपनी कोलैटरल की। उसके बाद सेकंड इशू क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट इशू। सेकंड इशू ये था कि कॉमर्शियल बैंक्स और एसबीआई के अलावा, कॉमर्शियल बैंक और एसबीआई के अलावा कोई भी फाइनेंशियल एड सफिशिएंट नहीं दे पाया। कहीं पे भी क्या हुआ, पूरा सफिशिएंट फाइनेंशियल एड नहीं मिला। कोई डाउट इस चीज में? ऐसा क्यों हुआ इस चीज में किसी को डाउट? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं, इन वर्क होते हैं, तो उनके लिए इट वाज इजी टू डू इट। बट क्योंकि बाकी जितने रीजनल बैंक्स थे वहां पे वो दिक्कत आ रही थी, तो क्या होता, वहां उतनी मैनेजमेंट नहीं हो पाई, लोग उस पर उतना ज्यादा फेथ नहीं कर पाए। और थर्ड इशू क्या था? थर्ड इशू आपका क्या था? What was the third issue? Third issue was populism, lack of strictness। कि वहां पे क्या थी, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा नहीं थी, तो हमने पुराने नहीं लिए, और अगर हमने पुराने क्लियर नहीं करवाए लोन तो आगे के लोन का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, और बेसिकली आपकी चीजें यहाँ पे खराब हो गई। कोई डाउट? वेरी क्लियर, तीनों प्रॉब्लम समझ आई। ओके, अब प्रॉब्लम्स के बाद हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या थे, अच्छा क्या किया। सबसे बड़ी चीज जो अच्छी हुई वो क्या थी, नाबार्ड आया। नाबार्ड इज
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में आया। ये एक एपेक्स बॉडी थी जो हर तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखती थी, हर तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती थी जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल और एग्रीकल्चर काम के लिए चाहिए होता था। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि नाबार्ड ने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी रेवोल्यूशनाइज करवाने में हेल्प की। उसके बाद क्या किया, हर इंसान के लिए एक एम्पावरमेंट लाया, सबके लिए वर्क लाया, अलग अलग क्रेडिट सोसाइटीज बैठाई, रूरल रीजनल बैंक बैठाया, एसबीआई और अलग अलग कॉमर्शियल बैंक से बात की, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स बैठाए। इन सब से क्या हुआ, पूरी क्रेडिट फ्लो बहुत इजी हो गया, स्मूथ हो गया, डिलीवरी क्रेडिट की टाइम पे होने लगी, और क्या हुआ, लोगों के पास पैसा जल्दी पहुंचने लगा, वीकर सेक्शंस के लिए क्या हुआ, हेल्प होने लगी। तो पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। ये सबसे बड़ा बेनिफिट था। ओके, इट इज एन एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन रूरल क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है सबको देखता है, सबका क्या है, मैनेजर है। इट हैज मेड अ सब्सटैंशियल डिफरेंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट। इससे सबसे ज्यादा डिफरेंस आया है रूरल क्रेडिट में। रूरल फाइनेंसिंग हैज बिकम मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन एवर बिफोर। इस सिस्टम ने सब आके खुद से देखने लगा, इस सिस्टम के अंदर आरआरबीज आए, इस सिस्टम के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, इसी सिस्टम के अंदर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आए, कॉमर्शियल बैंक्स आए। तो सारी चीज़ों को किसने क्या कर दिया, बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया। इसने बता दिया कि आपका काम वीकर सेक्शंस को देखना है, आपका काम है क्रेडिट सप्लाई को अच्छा करना, आपका काम है अक्रॉस दी कंट्री क्रेडिट सप्लाई करना, आपका काम है फाइनेंशियल एड देना। तो इसने क्या किया, उस चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया। दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। द इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी मल्टी एजेंसीज आती हैं, लाइक कॉमर्शियल बैंक आता है, रीजनल रूरल बैंक जिसको हम आरआर भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक आता है। इसके फंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या क्या है इसके फंक्शंस। टू सर्व एज एन अपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। कोई भी एजेंसी जो कि गांव में पैसा दे रही है, क्रेडिट दे रही है, उन सबको मैनेज करने की ड्यूटी, ऑपरेट और कंट्रोल करने की ड्यूटी इसके पास है। टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, कैसे हम क्रेडिट अच्छा करें, टाइमली करें, फास्ट करें, सबके पास पहुंचे, एक्सेसिबल करें, ये सारी चीज़ों पे काम करना, उनको स्ट्रक्चर करने का काम इसका है। जितनी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जितनी भी रिसर्च की ज़रूरत है, जिस भी तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, वो पूरे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में काम किसका है करने का, नाबार्ड का है। कोऑर्डिनेट ऑल रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स, अगेन जितने भी रूरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है सबका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना। मेंटेन दी लाइसेंस, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी लाइसेंस लॉन्च कर रही है किसी भी क्रेडिट रूल के लिए, उसको हर एक इंस्टीट्यूट तक और हर एक रीजनल बैंक तक, कॉमर्शियल बैंक तक पहुंचाना अपने रूरल एग्रीकल्चर फंड के लिए, ये किसका काम है, नाबार्ड का काम है। ओके, टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस, जहां पे भी पैसे डाले उन सबको मॉनिटर करना, देखना कि वहां कैसा काम चल रहा है। तो सबसे मेजर जो काम था वो क्या था, यही था कि नाबार्ड आ गया। अब आपने एक दिक्कत पड़ी, क्या दिक्कत पड़ी, जब नाबार्ड ने आरआरबी निकाला या फिर नाबार्ड ने यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स निकाले, दोनों चीजों में एक क्या दिक्कत आई क्रेडिट में, कि इनको कोलैटरल चाहिए था। कोलैटरल से क्या दिक्कत आई, कोलैटरल से ये दिक्कत आई कि जो लैंडलेस लेबर बचे या फिर जो बहुत ही पुअर फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स बचे, वो कहाँ से क्रेडिट लेंगे, उनको तो कोलैटरल के बिना क्रेडिट चाहिए, उनको कैसे भी क्रेडिट इसके साथ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, इस एक सिचुएशन के लिए लैंडलेस और पुअर लोगों को बिना कोलैटरल के लोन देने के लिए जो चीज बनाई गई उसको हम क्या बोलते हैं, SHG। क्या होता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की मदद करने वाले ग्रुप, क्या बोलते हैं, खुद की मदद करने वाले ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ही इजी सी चीज है। देखो, ये रही एक सोसाइटी, किसी भी एक विलेज के ये 5 लोग रहे, 5 लोग रहे, ये लोग एक ही विलेज में रहते हैं। ठीक है, अब या ये सारे कौन है, ये सब हैं जिनके पास बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा है।
कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल पैसा है। इन लोगों ने क्या किया, इन सब ने अपना पैसा एक साथ क्या किया, कंट्रीब्यूट करा, और यहाँ पे ये मनी को कंट्रीब्यूट करके रख लिया। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि इनमें से किसी एक फार्मर को, इस वाले फार्मर को दिक्कत आई, इसको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हुई, तो क्या होगा, ये जो चारों का पैसा है, ये पैसा ये इसको क्या कर देंगे, लेंड कर देंगे। ये चारों का पैसा क्या करेंगे, ये इसको फिफ्थ वाले को लेंड कर देंगे और बोलेंगे कि तुम अपना काम कर लो और उसके बाद क्या करना, उसके बाद हमारे हमारे पार्ट्स हमें दे देना। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे की हेल्प करता है अपने अपने पार्ट से। कोई डाउट, इसमें बहुत सारी रूरल विमेन आके जुड़ी हैं, जिससे विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, उनका फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गांव वालों ने, किस चीज़ के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। कोई डाउट, वेरी क्लियर। Okay, it is not denying the fact that institutional credit has gone a long way in liberating farmers. Farmers को बहुत liberate किया है, from the debt trap of महाजन्स and money lenders से बचाकर कहाँ ले आए हैं पूरे credit system को, ठीक है। Also, it is no denying the fact that institutional credit has promoted the commercialization, और इससे agriculture में बहुत update आया है। एग्रीकल्चर में मशीनरीज आई है, मॉडर्न फार्मिंग आए हैं, उनका प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ा है कि लोग बिजनेस कर पाए। और इसी के साथ जो एक छोटी सी दिक्कत आ रही थी कोलैटरल वाली, उसके लिए क्या किया, उसके लिए ही हमने बना दिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या बना दिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए, जिसको हम एसएचजी के नेम से भी जानते हैं। दे हैव इमर्ज टू फिल द गैप बिटवीन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। पुराना जो पूरा क्रेडिट सिस्टम हमने पढ़ा, उसकी हर चीज का बस एक जो दिक्कत थी उसको निकालने के लिए इसको बनाया गया। बिकॉज द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हैज नॉट ओनली प्रूवन इनएडिक्वेट, क्योंकि वो खराब मतलब सही से काम भी नहीं कर रहा था, बट हैज ऑल्सो नॉट बीन एबल टू फुल्ली इंटीग्रेट इनटू द रूरल एंड सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट। वो पूरा काम कर भी नहीं सकता था सोशल और रूरल डेवलपमेंट में। क्यों, क्योंकि वो लैंडलेस लोगों को और पुअर फार्मर्स को वैसे ही छोड़ रहा था। तो क्या हुआ, तो यहाँ क्या होता है, सम काइंड ऑफ कोलैटरल इज रिक्वायर्ड, किसी टाइप का रिक्वायरमेंट तो चाहिए, जो कि बहुत सारे पुअर लोग क्या करते थे, नहीं दे सकते थे, और इस क्रेडिट वाले नेटवर्क से अपने आप बाहर हो जाते थे कि हम तो दे ही नहीं सकते, हमारी हैसियत ही नहीं है कुछ क्या करने की, गिरवी रखने की, तो हम कहाँ से लोन लेंगे। द एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, दे प्रमोट अ थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। ये सेव करा हुआ पैसा, जो फ्यूचर के लिए सेव करा हुआ पैसा है, वो थोड़ा थोड़ा सब अपना निकाल के लाते हैं बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर, जिसमें सबने डिसाइड कर लिया कि इतने रुपए तो कम से कम डाल लेंगे, फिर उसके ऊपर आप कितना देना चाहते हो। फिर क्या करते हैं उसके बाद, फ्रॉम द पूल्ड मनी, जो भी मनी आया, जो भी पूरा मनी आया, उसके साथ क्या करेंगे, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर, जिसको भी उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है मेंबर्स में से, उसको दे देंगे, टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स की। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें एक एक करके एक एक इंसान को पांचों में से धीरे धीरे वापस देते रहना, और बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे। क्रेडिट प्रोविजन आर जनरली रेफर्ड एज, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, क्या बोलते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बोलते हैं। कोई डाउट, एसएचजीज हैव हेल्प्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आप ये पिक्चर देख रहे हो, विमेन एम्पावरमेंट भी बहुत इंक्रीज किया है इसने, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। ये क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स था। कोई भी डाउट, जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बैंकिंग सिस्टम आया था उसने बेनिफिट्स भी लाया और ड्रॉबैक्स भी लाया। जो मेजर तीन ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे, सबसे पहले कि वहाँ कोलैटरल लगता था, जिससे लैंडलेस लेबर, पुअर और मार्जिनल लेबर्स अपने आप ही क्रेडिट लेने से बाहर हो जाते थे और उनको कोई प्रोडक्टिविटी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। इसके बाद स्ट्रिक्टनेस कम होने की वजह से क्या होता था, स्ट्रिक्टनेस कम होने की वजह से जिन लोगों के पास लोन था उनसे लोन रीपेमेंट लेट आता था, और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इवेंचुअली वहां पे भी क्या हुआ, बढ़ गया। इसी पॉपुलिज्म की वजह से, इसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये भी एक बहुत ज्यादा मेजर इशू आया। थर्ड इशू क्या था कि कॉमर्शियल बैंक्स और एसबीआई के अलावा कहीं से भी फाइनेंशियल एड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। बेनिफिट्स क्या थे, नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ा बेनिफिट था, क्योंकि नाबार्ड ने बहुत सारे रीजनल बैंक्स लाए, क्रेडिट सोसाइटीज लाई, कॉर्पोरेट सोसाइटीज लाई, जिनसे सारे बेनिफिट्स हुए।
बट इसके अलावा जो बहुत बड़ी दिक्कत रूरल क्रेडिट बैंकिंग में थी वो क्या थी, कोलैटरल की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने जहाँ पे अलग अलग लोग उसी विलेज के मेंबर्स बनते थे। अगर वो 10 मेंबर हैं तो वो एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड करके कुछ मनी साथ में पुट करते थे और जो भी सबसे नीडी होता था उसको वो दे देते थे कि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट में और बहुत कम इंटरेस्ट रेट में हमें वापस देते रहना। तो ऐसे जो लैंडलेस और पुअर लोग थे उनके लिए वो कोलैटरल वाला इशू हटा और यहाँ हमारा रूरल बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड रिवाइज ऑल दैट वी हैव कवर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का क्या फंक्शन है? एक्ट्स एज एपेक्स बॉडी फॉर रूरल फाइनेंशियल असिस्टेंस। यस, पूरे फाइनेंस कौन चेक करता है? ये करता है, तो ये तो सही है। सेकंड पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग आरआरबीज। आरआरबीज क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव फॉर रूरल क्रेडिट के लिए कोऑर्डिनेट करता है क्या? करता है, तो ये भी सही होगा। दो सही हो गए तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। थर्ड क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में जो भी डेवलपमेंट की नीड है, जो भी चेंजेस की नीड है, वो कौन करता है? नाबार्ड करता है। सो योर आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द चैलेंज इन रूरल बैंकिंग सिस्टम? क्या दिक्कत थी रूरल बैंकिंग सिस्टम में? कोलैटरल, बहुत बड़ी दिक्कत थी कोलैटरल। सही है। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तो ये भी सही है। अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दिक्कत थी क्या? अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से तो क्रेडिट सिस्टम का ओरिजिनेशन हुआ। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता तो वो क्रेडिट की नीड, वो प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेशन आता ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, सो योर आंसर वुड बी डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? क्या फंक्शन था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का? कि जो लोग कोलैटरल नहीं दे पाते हैं, जिनको डेवलपमेंट के लिए पैसों की जरूरत है, उसको हेल्प करना। प्रोवाइड रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट देता था क्या? ये नहीं देता था। रूरल क्रेडिट थोड़ी इसका काम था। इसका काम तो ये था कि जो बैंक सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं हम वो करें। प्रोवाइड स्टूडेंट एजुकेशन क्रेडिट, नहीं, स्टूडेंट एजुकेशन का भी कोई काम। टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का गैप का नाम ही तो कोलैटरल था। कोलैटरल क्या था? कोलैटरल ही तो दिक्कत थी लास्ट वाले बैंकिंग सिस्टम में, इसी को हटाने के लिए आया। तो योर आंसर वुड बी सी, टू फिल द गैप बिटवीन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, एंड नन ऑफ द अबव वुड बी रॉन्ग। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी सेकेंड प्रॉब्लम, रूरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम शुरू करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी क्लियरली। थैंक यू सो मच।